बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं नाइला मीर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए मज़ामत का रास्ता चुनते हुए भरपूर तैयारियां कर रही है। लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। कल अपर पंजाब में, हैदराबाद में, बलूचिस्तान में आपने देखा कि किस तरह से लोगों को मोबिलाइज किया गया, पम्फलेट्स बांटे गए, डोर टू डोर कैंपेन की गई। एक जलसा भी हुआ कल क्वेटा में, बलूचिस्तान में। जलसागाह पे पानी छोड़ दिया गया इंतजामिया की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मरकज के सामने एक जलसा किया है लोरा ली के मुकाम पर। और आज क्वेटा में योग में एक जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है। उधर 500 गाड़ियों का काफिला अली अमीन गंडापुर के हमरा इस वक्त लाहौर पहुंच चुका है। और रास्ते में जहां उनका इस्तकबाल हुआ, फसाई हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान जिन्होंने इस्तकबाल किया था इस काफिले का, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक बुजुर्ग शख्स भी हैं जो फूल फेंक रहे थे अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर। और तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो इस वक्त रावी पुल पहुंच चुका है। 4 अफराद को जो है वहां से हिरासत में भी लिया गया है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये फसाई हुकूमत है, इन्होंने करना है। अब पार्लियामेंटेरियंस को तो गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने केपी जो हुकूमत है उन्होंने पहले से ही बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया था, पंजाब हुकूमत को एक खत लिखा था कि पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं बातचीत के लिए, एक इजलास होगा 2 रोज़ा और फिर वो वापस आ जाएंगे। तो होता तो ये है कि जब एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में जाता है, वो पेश इतला भी करता है और वहाँ उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से और सिंध से पार्लियामेंटेरियंस जो है वो अली अमीन गंडापुर के हमरा हैं, वहाँ पर बैठक होगी, अहम फैसले होंगे तहरीक के हवाले से। और 500 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये जो काफिला है ये लाहौर पहुंच चुका है। उधर हो क्या रहा है, दूसरी जानिब के हुकूमत जिस तरह से पहले भी ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी, लोगों के घरों में छापे मारना शुरू किए हुए जी, लोगों को डराना धमकाना। लेकिन आप कितना लोगों को डराएंगे धमकाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ से आगे क्या होना चाहिए जब इतनी खुली बदमाशी है? एक तरफ तो अहाता अदालत से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सिविल कपड़ों में कैमरे लगे हुए थे, उनकी मौजूदगी में, वकला की मौजूदगी में नामालूम अफराद अगवा करके ले गए। अली बुखारी पीटीआई के वकील गुफ्तगू कर रहे थे और इस दौरान ही क्या होता है कि जी इस्लामाबाद कचेरी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि इसी दौरान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान को सादा कपड़ों में मलबूस अफराद घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गए। और उस वक्त चीफ जस्टिस साहब बात क्या कर रहे थे अंदर बैठे हुए? वो ये बात कर रहे थे कि इंसानी हकूक की पामाली बंद करनी चाहिए, चीफ जस्टिस को दिखाते हुए कि करेंगे हम पामाली इंसानी हकूक की, आप जजेस क्या कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले नहीं रोका, सब कुछ होने ही दिया। तो चीफ जस्टिस को दिखाते हुए अदालत के अहाते से पीटीआई के कारकुनान को अगवा करके, अब ये दिन दिहाड़े हो रहा है, मतलब कोई शर्मो हया नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये तो गुंडागर्दी है, ये तो बदमाशी है, कोई आइन कानून इस मुल्क के अंदर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप पाकिस्तान की इस भूखी नंगी आवाम से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो लोग आपको किस तरह से जवाब देंगे? खामोश होकर तो लोग नहीं बैठेंगे। जब पेट भी खाली होगा, बच्चे भूख से मर रहे होंगे, तालीम नहीं होगी, 50 लाख लोग चले गए पाकिस्तान छोड़कर, वो पाकिस्तान का एसेट थे, पढ़े लिखे लोग थे वो। अगर उनके लिए यहाँ पर रोजगार के मौके फराहम किए जाते, अगर उनके लिए जॉब क्रिएट की जाती, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती, वो मुल्क छोड़कर, अपनों को छोड़कर यहाँ से ना जाते। आप क्या चाहते हैं? जो लोग यहाँ पर भूख और नंग में जिंदगी गुजार रहे हैं, जो खुदकुशियां कर रहे हैं, बिन ब्याही बेटियां लोगों की घरों में बैठी हुई, उनके रिश्ते नहीं आ रहे क्योंकि वालिदैन जेज नहीं दे सकते। और दूसरी तरफ हो क्या रहा है जनाब? आपको बताएं कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज हुकूमत ने क्या किया है कि अरबों रुपए की गाड़ियां आम शख्सियात के लिए खरीद ली गई और फंड्स जारी कर दिए गए। जबकि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वहां पर बैन है, आप
हुकूमती या आप सरकारी खजाने से गाड़ियां नहीं खरीद सकते, जबकि पंजाब के अंदर 283 गाड़ियों की आम शख्सियात के लिए खरीदारी हुई है। वीवीआईपी हाई सिक्योरिटी गाड़ियों की खरीदारी के लिए 50 करोड़ रुपया रखा गया है। स्पेशल ब्रांच के लिए 50 करोड़ और 3 अरब 75 करोड़ से ज्यादा 283 महंगी गाड़ियां खरीदी गई हैं। सूबाई वुज़रा के लिए, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के लिए, पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए, आला अफसरान के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, और ये सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में फंड्स जारी किए गए हैं। सूबे की मॉनिटरिंग और खुफिया रिपोर्ट्स मरतब करने के लिए स्पेशल ब्रांच ने 10 महंगी तरीन गाड़ियां खरीदी। स्पेशल ब्रांच के लिए दी गई गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए तकरीबन 50 करोड़, आला अफसरान सूबाई वुज़रा के लिए 71 करोड़ की 76 गाड़ियां, नई गाड़ियों की मुरम्मत और खूबसूरत बनाने के लिए 4 करोड़ 74,95,000 खर्च हुए हैं। मतलब उधर लोग बेचारे भूख नंग से मरे हैं, आधी आबादी खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है और इनकी गाड़ियां भी खूबसूरत बनाई जाए, नई गाड़ियां तो खरीदी जाए, लेकिन जो पुरानी है उनकी भी खूबसूरती जो है ना वो माननी पड़नी चाहिए। महकमा दाखिला के लिए 9 करोड़ 91,72,000 की 10 गाड़ियां, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 39,50,000, फाटा का जो महकमा है BHADA इसके लिए 7.5 करोड़ की गाड़ियां, मुख्तलिफ बैंकों के लिए 4 करोड़ 15 लाख की नई गाड़ियां खरीदी गई हैं कौमी खजाने से, आप देख लीजिए। और उधर अपने जो इश्तिहारी मुहिम, तशहीरी मुहिम है, उसके लिए भी लोगों के करोड़ों रुपए, और ये सब किया कैसे जा रहा है? एक तो आपका मेरा खून निचोड़ा जा रहा है, हम पेट काट के टैक्स दे रहे हैं, और दूसरा IMF से जो कर्ज लिया जा रहा है ना मेरे और आपके नाम के ऊपर कि हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम, मुस्तकबिल मिलेगा, खुशहाल पाकिस्तान मिलेगा, यहाँ पे रोजगार होगा। वो जो पैसा है जो हमारी सेहत के ऊपर लगाना था, हमारी तालीम के ऊपर लगाना था, हमें सस्ता आटा रोटी मिलनी चाहिए थी, जो पैसा IMF से मेरे और आपके नाम पे लेके हमारे ऊपर कर्ज चढ़ाया जा रहा, हमारी नस्लों के ऊपर भी कर्ज चढ़ाया जा, उससे ये क्या खरीद रहे हैं? महंगी गाड़ियां, प्रोटोकॉल, मरात, तनख्वाहें, अरबों रुपए अवाम के तशहीरी मुहिम पे लगाए जा रहे हैं। अब ये होगा क्या? ये कर्ज कौन अदा करेगा? मैं और आप अदा करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें अदा करेंगी। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अवामी हुकूमत अवामी मैंडेट से आ जाती है तो फिर ये उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाने कि उसने ये कर्ज कैसे वापस करना है। दोनों हाथों से पाकिस्तान को लूट रहे हैं, तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। शेख वकास अकरम के घर भी छापा मारा गया जी। जंग में वो कह रहे हैं कि भारी पुलिस की नफरी जो है उसने अभी चंद घंटे पहले मेरे घर और डेरे पर छापा मारा है। मैं इस बेहयाई की मजम्मत करता हूँ। मैं सिर्फ उन्हें बताना चाहता हूँ कि इस किस्म की बेहयाई और फसाई से न पहले हम डरे थे, ना हमें आप अपने मिशन से हटा सके थे, ना हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कल भी इमरान खान के साथ थे और आज भी हैं और रहेंगे। पिछले 7 घंटों में दूसरा छापा था जो मेरे घर इन्होंने मारा है, और उन्होंने वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि बेहयाओ, कुछ तो शर्म करो। शर्म का वो जो लिबास है ये तो कब का उतार कर कहीं बहुत बहुत दूर फेंक चुके हैं। वो तो अब इनको नजर भी नहीं आएगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल चल रही है, तो ऐसे में मज़ामत के अलावा कोई भी हल नहीं है कि आप इस निज़ाम को जो है वो। अच्छा, शहबाज शरीफ जी कुछ देर पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे। वो कह रही है जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूँगा और वो मुझसे पूछेगा कि तुमने दुनिया में क्या क्या किया, तो मैं कहूँगा मेरिट, मेरिट और मेरिट। वज़ीर-ए-आज़म की उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर के लिए मुंतखब तलबा से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ साहब आज जब अल्लाह के यहाँ पेश होंगे ना, तो ये जो 24 करोड़ अवाम है, जाली ही सही इस वक्त जो है आपको फार्म 47 पे भी ला के बिठाया हुआ है, तो आपसे पूछ की जरूर होगी। पहले तो ये कि आप इसके एल नहीं थे, आप क्यों बैठे हैं? पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपने क्यों झूठा हल्फ उठाया? आप तो कोड़े हैं, अर्दली और ले हैं। आपकी क्या हैसियत है कि आप जो है वो एक जिस वजीर आजम को पाकिस्तान की करोड़ों अवाम मैंडेट देती है, वोट देती है, उसके हक पे डाका डाल के चोरी के आप जो है इस वक्त वजीर आजम बने बैठे हुए हैं, और उस पर आपसे पूछा जाएगा कि आप वजीर आजम थे और आपने 26 नवंबर को डी चौक के अंदर निहत्थे लोगों को गोलियां मारकर किस तरह से शहीद किया है, और फिर आपको लगेगी, आपको बदुआएं लगेंगी करोड़ों पाकिस्तानियों की जो इस वक्त भूख अफलास का शिकार हैं, बेरोजगारी का, तंगदस्ती का शिकार हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं।
یہ کروڑوں لوگ آپ کو بدعائیں دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں ضرور جو حقوق العباد ہے نا ان کی پرستش ہوتی ہے، اور جو سربراہ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا اس سے یہ سوالات ضرور ہوتے ہیں۔ آپ سے تو یہ سوال بھی ہوگا کہ کس طرح سے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو، حاملہ عورتوں کو منہ میں گولیاں مار کر آپ لوگوں نے قتل کر دیا، کس طرح سے مزدوروں کو زندہ جلایا تھا یہ بھی پوچھا جائے گا، ضلع شاہ کا قتل کس طرح سے کیا گیا تھا وہ بھی، اور کس طرح سے چار دیواری کا تقدس پامال کر کے خواتین کو بھی نہیں بخشتے، رات کو گنڈے نامعلوم افراد گھستے ہیں گھروں کے اندر، اور جو کچھ آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں کروڑوں لوگوں کے ساتھ، تو آپ سے سوال ضرور ہوگا انشاءاللہ، اور یہ ہمارے حصے کے سوالات ہیں، یہ ہم اللہ رب العزت سے یہ عوام کر رہی ہے، اس کا حساب جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا جی، جہاں حکمران چور ہوتے ہیں نا وہاں ان کے افسران نمائندے سارے کے سارے چور ہوتے ہیں، اور اگر ان کا وہ کیا کہتے ہیں نا چک ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے اگر حکمران چور بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان سے ہی سیکھتے ہیں۔ اب آسٹریا میں پاکستان کے سفارتی مشن کا افسر کروڑوں روپے کا غبن کر کے فرار ہو گیا۔ سفارت خانے کے ایک اکاؤنٹنٹ نے جعلی دستخطوں اور دستاویزات کے ذریعے 16 کروڑ سے زائد رقم اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کی، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے۔ اچھا جی، معروف رائٹر طارق علی کہتے ہیں کہ پاکستان پر وردی والوں کی حکمرانی ہے، بہتر ہوتا اگر یہ سب کچھ کھلے عام کیا جاتا، جو سیاستدان اس گندے کھیل میں شریک ہیں وہ صرف صورتحال کو مزید الجھاتے ہیں۔ یہاں جی ایچ کیو پہلا اپیل کا فورم اور وائٹ ہاؤس حتمی فیصلہ کرنے والی سپریم کورٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈراپ سائٹ ویب ہے انہوں نے بڑا اہم یہ جریدہ امریکہ کا، اور انہوں نے ایک سٹوری چھاپی ہے، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ وہ عمران خان کا معاملہ حل کریں، ان کے کئی پاکستانی دوست ہیں اور پاکستانیوں نے انہیں الیکشن جیتنے میں مدد دی تھی۔ ڈراپ سائٹ نیوز کا اپنی سٹوری میں یہ دعویٰ جو ہے یہ سامنے آیا ہے، اور ارشاد بٹی کی یہ بات کے ساتھ بلاگ ختم کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کہنا یہ تھا کہ جب نواز شریف پر برا وقت آیا تو وہ ڈیل مار کر کبھی جدہ کبھی لندن چلے گئے، لیکن جب سے عمران خان پر برا وقت آیا ہے وہ سب ڈیلیں ٹھکرا کر پاکستان میں اور جیل میں ہیں۔ بس کہنا یہ تھا کہ جب مشکل وقت آیا تو نواز شریف کے بیٹے پاکستان چھوڑ گئے، جبکہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، اور شریف خاندان ترقیاتی منصوبوں پر اپنا نام اس لیے لگاتا ہے تاکہ وہ دعویٰ کر سکے کہ منصوبے انہوں نے بنائے، حالانکہ کچھ منصوبے دوسروں کے بنائے یا مختلف ادوار میں بنے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ اپنی تختی لگا کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ عمران ریاض نے کہا ہاں جی، ہر جگہ دیکھے مریم نواز کلینک، ہاسپٹل، نواز شریف کلینک، اور یہ اور وہ سارے جتنے بھی لوگوں کو پتہ ہے یہ سب فراڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ لوگ آپ اگر وہ کہتے ہیں ایرام میں لپٹے ہوئے بھی آ جائیں نا سامنے، لوگ آپ کو ابلیس سمجھتے اور سمجھیں گے، اور آپ نفرت کی علامتیں جو کچھ آپ نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ کیا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور لوگ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اس لیے ہوش کے نہ لینے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔